हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस कांड पर सबसे बड़ा खुलासा। इनका पैर पकड़े, झोली पसारी। एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसमें झोली में। पहली बार पीड़ित का मेडिकल करने वाली डॉक्टर का बयान। रेप झुठलाने के आरोप पर क्यों भड़की डॉक्टर? बेईमानी नहीं होने दूंगी। पीड़ित का पहला बयान लेने में कहां हुई लापरवाही? लड़की का मैंने बयान लिया, वीडियो बनाया, तो फला ने निकाल दिया, हम भूल के रहने वाले थे। क्या हुआ कि बूटू ठाकुर के लड़के ने मारा किया। हाथरस कांड में कैसे उड़ी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां? पीड़िता के एम्बुलेंस से कैसे गायब हो गई पुलिस? ऑटो में गई थी मेरे साथ। ठीक है। मौकाए वारदात में किन सबूतों की हुई अनदेखी? पहली बार हाथरस कांड की अनसुनी अनदेखी हकीकत। ऑपरेशन हाथरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हाथरस केस, वो केस जिस पर जमकर हो रही है बयानबाजी, जमकर हो रही है राजनीति, उसी हाथरस केस पर एबीपी न्यूज कर रहा है बहुत बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है हाथरस कांड का सच। सबसे पहले दिखाएंगे खुफिया कैमरे पर पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर ने क्या कहा है। ये सच आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। हाथरस कांड में रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। हर मोड़ के साथ कहानी रोज बदली जा रही है, लेकिन सच क्या है इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम दिन रात जुटी हुई है। और इसी कड़ी में हम आपके सामने लेकर आए हैं हाथरस कांड से जुड़ी वो सच्चाई जो अब तक सामने नहीं आई, जिसके बारे में सिर्फ कागजों पर ही जिक्र मिलता है या फिर अफवाहों में। लेकिन आज आपको यह पता चल जाएगा कि उनकी हकीकत क्या है। आज एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर इस जघन्य अपराध की एक एक परत खुलेगी। अब तुमको क्या मेरी लड़की का वो हाल करा है, तुमको बता नहीं सकते। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। अब तक आपने पुलिस वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। हत्या के आरोपी की चिट्ठी देखी। बलात्कार को नकारने वाले दावे तो कहीं ऑनर किलिंग के आरोप। ऑनर किलिंग का मैटर है ये। ऑनर किलिंग का मैटर को दूसरे रूप में बदल दिया गया है भाई साहब। लेकिन अब आप पहली बार सुनेंगे पीड़िता का पहला और आखिरी मेडिकल करने वाली डॉक्टर का बयान। हाथरस कांड में मेडिकल जांच को सबसे अहम माना जा रहा है और पीड़िता का ये इकलौता मेडिकल हुआ था। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ये मेडिकल जांच की गई थी। इसीलिए एबीपी न्यूज की टीम ने सबसे पहले रुख किया इसी अस्पताल का, जहां पीड़िता को लाया गया था। यहां पीड़िता का मेडिकल किया था प्रोफेसर तमकीन खान ने। तमकीन खान गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनकी रिपोर्ट पूरी जांच में सबसे अहम है। एबीपी न्यूज की टीम ने जब इस मामले में प्रोफेसर तमकीन खान से पूछताछ की और कहा कि पुलिस रेप की बात से इनकार कर रही है, तो देखिए ये कैसे भड़क गईं। तो मतलब उस पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ, ये सारी अफवाहें फर्जी हैं। मैं इसलिए आप तक आया था। तो जो काम करना होगा हम अपने लेवल पे करेंगे। अगर कुछ हमें लगेगा किसी लेवल पर कि गलत हो रहा है, तो हमारे फर्ज बनता है कि हम ठीक करेंगे। सो आई विल डू इट ऑन माय ओन। इफ आई थिंक दैट somebody is being wrong, I will definitely take steps. उसने तो ओपनली बेईमानी नहीं होने दूंगी। सुना आपने, प्रोफेसर तमकीन खान के गुस्से में बहुत कुछ छुपा है। वो बार बार कहती हैं वो पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने देंगी, बेईमानी नहीं होने देंगी। एक बार फिर से सुनिए। मतलब उस पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ, ये सारी अफवाहें फर्जी हैं। मैं इसलिए आप तक आया था। तो जो काम करना होगा हम अपने लेवल पे करेंगे। अगर कुछ हमें लगेगा किसी लेवल पर कि गलत हो रहा है,
तो हमारे फर्ज बनता है कि हम ठीक करेंगे. So I will do it on my own. If I think that somebody is being wrong, I will definitely take steps. उसने तो ओपनली बेईमानी नहीं होने दूंगी. सवाल उठता है कि आखिर प्रोफेसर तमकीन खान किस बेईमानी की बात कर रही हैं? क्या पीड़िता के साथ कोई बेईमानी हो रही है? अगर हाँ, तो वो बेईमानी क्या है? प्रोफेसर तमकीन खान क्यों कह रही हैं कि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ऐसे मामलों में मुहिम भी चलाती हैं? आपको क्या पता? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं कि मैं कैसी एक्टिविज्म करती हूँ? You have no idea about me. Yes. प्रोफेसर तमकीन खान का गुस्सा कई सवालों को जन्म देता है और इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे हाथरस में मौकाए वारदात पर। और इसलिए हमारा अगला पड़ाव था हाथरस का वो इलाका जहां पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। के आशीष के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, हाथरस। तो हाथरस कांड का हर एक सच आप तक पहुंचाएंगे और देखिए पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर क्या कह रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में एबीपी न्यूज पर मेडिकल करने वाली डॉक्टर कह रही हैं कि पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। डॉक्टर एक एक्टिविस्ट भी है और खुफिया कैमरे पर इस डॉक्टर ने, जिन्होंने पीड़िता का मेडिकल किया, उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। डॉक्टर तमकीन खान कह रही है कि पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको एक बड़े से बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। हमारे साथ वो डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वो डॉक्टर कैद हुई हैं जिन्होंने पीड़िता का सबसे पहले मेडिकल किया था। और देखिए मकसद सिर्फ यही कि हर एक सच आप तक पहुंचे। आपको बता दें हाथरस कांड में आरोपियों के घर वाले इस बात को झुठला रहे हैं कि आरोपी मौकाए वारदात पर नहीं थे। उनको बचाने के लिए यही दलील दी जा रही है। तो क्या सचमुच ऐसा हुआ? क्या वाकई आरोपी उस वारदात के वक्त कहीं और थे? इसकी तहकीकात करते करते एबीपी न्यूज की अंडरकवर टीम ने जो सच कैमरे में कैद किया है वो ये साबित करता है कि लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हुई थी और ये भी कि उस वक्त दो आरोपी घटनास्थल पर मौजूद भी थे। मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल। मैं लवकुश के पास ही थी जहाँ वक्त पर ये घटना उठी है, जब लवकुश के पास में चारा काट रही थी खेत में अपने में। मेरा बेटा निर्दोष बताया जा रहा है। मैंने तो खुद पानी लाके उसको बेटा से बोल के पानी मंगाया, पानी लाके उसकी माँ के हाथ में दिया कि बेटा लो भाभी इसे पिला दो। ये आरोपी लवकुश की मां है जो मीडिया में चीख चीख कर अपने बेटे की बेगुनाही की गुहार लगा रही है। मेरा बच्चा घटना वाले दिन गांव में ना हो, वो करीब 7 बजे रोज की तरह ड्यूटी चला जाते चिल्लर पे, और घटना बिल्कुल असत्य। ये आरोपी राम कुमार के पिता हैं, जिनका दावा है कि राम कुमार घटना के दिन गांव में ही नहीं था। जो बच्चा निर्दोष बताए जा रहे हैं सबरे के सबरे, इनमें मौके पे कोई नहीं है। ये मुख्य आरोपी कहे जा रहे संदीप के पिता हैं, जिनका दावा है कि संदीप मौके पर नहीं था। हाथरस कांड में ये चेहरे बेहद अहम हैं, क्योंकि इन 3 चेहरों के पीछे गांव भी खड़ा है। इन्हीं 3 चेहरों को लेकर पूरी घटना में कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां दी जा रही हैं। एबीपी न्यूज की अंडरकवर टीम के सामने ये सवाल थे कि आरोपियों के परिवार वालों का दावा सच है। क्या मौकाए वारदात पर संदीप और राम कुमार मौजूद नहीं थे? क्या लवकुश मदद करने गया था लेकिन फंस गया? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की अंडरकवर टीम हाथरस के बुलगड़ी गांव पहुंची और वहां संपर्क किया इस पूरे मामले में बेहद मुखरता से आरोपियों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे गांव के प्रधान से।
बुलगढ़ी गांव में इस प्रधान का संपर्क और प्रभाव दोनों अच्छा खासा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने गांव के प्रधान राम कुमार से बातचीत शुरू की। दोषी है, दोषी सारी को फांसी लगनी, जहाँ लड़की पक्ष को दोषी है किसी का बिल्कुल सही बात। शुरुआत में राम कुमार हमारी बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टरों ने उन्हें कुरेदना शुरू किया, तब उन्होंने घटनाक्रम को एक एक करके खोलना शुरू किया। हमारे रिपोर्टर्स ने जब गांव के प्रधान राम कुमार से पूछा कि घटना के समय लवकुश कहां थे, तो एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर ग्राम प्रधान की ये गवाही रिकॉर्ड हुई। लवकुश कहाँ था? लवकुश मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें घटना की बात। उसने पानी पिलाया पूरी बुलगढ़ी के सामने। किसके? ऐसे इस लड़की ने, इसकी माँ ने अल्लाह किया, कह रहे मारेगा था। जब वो दिख गए खेत में से निकल कर, जब अल्लाह किया उसकी माँ ने, कह रहे थे मेरी लड़की है, वो संदीप खेच लगा और गला दबाया तो फिर वो पानी लेके आया लवकुश, पूरा सब माले में पानी पिलाया है, उसका भी नाम आ गया। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में जो गवाही रिकॉर्ड हुई, उसमें 2 आरोपियों के घटनास्थल पर होने की पुष्टि खुद गांव के प्रधान राम कुमार कर रहे हैं। उनके मुताबिक आरोपी संदीप घटना स्थल पर मौजूद था। आरोपी लवकुश भी घटना स्थल पर था। एक बार और सुनिए गांव के प्रधान ने खुफिया कैमरे पर लवकुश और संदीप को लेकर क्या कहा, घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी को लेकर क्या कहा। लवकुश मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें घटना की बात। उसने पानी पिलाया पूरी बुलगढ़ी के सामने। किसके? ऐसे इस लड़की ने, इसकी माँ ने अल्लाह किया, कह रहे थे मारेगा था। जब वो दिख गए खेत में से निकल कर, जब अल्लाह किया उसकी माँ ने, कह रहे थे मेरी लड़की है, वो संदीप खेच लगा और गला दबाया तो फिर वो पानी लेके आया लवकुश, पूरा सब माले में पानी पिलाया है, उसका भी नाम आ गया। इससे ये साफ हो गया कि घटना स्थल पर पीड़िता की मां ने शोर मचाया। पीड़िता की मां ने संदीप का नाम लेकर शोर मचाया और संदीप पर खेत में ले जाकर बच्ची के गला दबाने का आरोप लगाया। लवकुश भी घटना स्थल पर मौजूद था। इसके बाद गांव के प्रधान ने एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जो बात कही, वो जांच में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। गांव के प्रधान ने एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर यह माना कि उस बुलगढ़ी गांव में उस भयावह सुबह खेत में उस बदकिस्मत बच्ची ने खुद को बचाने के लिए आरोपियों से लोहा लिया। उस बेटी ने हाथ पांव भी मारे, लेकिन अफसोस उसकी लड़ाई इन हैवानों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जहाँ लड़की पड़ी थी वहाँ चूड़ी थी। चूड़ियाँ? हाँ चूड़ियाँ। या तो लड़की अनमैरिड है, लड़का तो चूड़ी पहने बताइए, और चूड़ी मिली। चूड़ी और चप्पल बता रहे हैं। एबीपी न्यूज का खुफिया कैमरा और अंडरकवर टीम के कैमरे पर अभी और भी कई खुलासे रिकॉर्ड हैं, जिन पर से परत दर परत पर्दा हटेगा और आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हाथरस। एबीपी न्यूज लगातार खुलासे कर रहा है। प्रधान राम कुमार ने क्या क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधान राम कुमार ने कहा कि घटना स्थल पर उस दिन मूल रूप से दोनों आरोपी संदीप और लवकुश मौजूद थे। घटना स्थल पर संदीप और लवकुश की मौजूदगी थी। हालांकि इन दोनों को लेकर गांव के लोग यही कहते रहे कि वो लोग गांव में थे, लेकिन प्रधान ने ये कहा है कि उस जगह पर मौजूद थे, घटना स्थल पर मौजूद थे। हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी रक्षित सिंह और मनोज वर्मा मौजूद हैं। सीधे मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, ये जो खुलासा हो रहा है हमारे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, ये तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संदीप और लवकुश का उसमें रोल था। संदीप तो ठीक उसी घटना स्थल पर मौजूद था।
जी बिल्कुल, देखिए परिवार इस बात को लगातार नकार रहा था कि संदीप घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन अगर हम संदीप की चिट्ठी की भी बात करें तो जो कल जेल से चिट्ठी आई है, संदीप ने साफ तौर पर उस चिट्ठी में भी यही कहा था कि वो वहां पर लड़की से मिलने के लिए गया था। और ये बात अब जो गांव के प्रधान है उन्होंने भी साफ कर दिया कि संदीप वहां पर मौजूद था। इसके अलावा जो लवकुश था वो भी वहीं पर मौजूद था। तो ये बात तो अब स्टैब्लिश हो चुकी है कि दोनों वहीं पर उसी जगह पर मौजूद थे। लेकिन अब सच क्या है इसका पता तो SIT की टीम लगा रही है कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था, क्योंकि दोनों तरफ से आरोपों का दौर चल रहा है। संदीप का साफ तौर पर यह कहना है अपने खत के जरिए जो उसने जेल से लिखा है कि वो वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके बाद वो चला गया था। लड़की की मां ने और उसके भाई ने लड़की को मारा। वहीं जो पीड़ित परिवार है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि संदीप ने ये सब किया। तो अब सच क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसका पता तो जब SIT की जो जांच है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर सच क्या है। जी रक्षित, एक बड़ा सवाल अब ये है कि वो संदीप जो मुख्य आरोपी है वो घटनास्थल पर मौजूद था। उसने कल चिट्ठी में भी स्वीकार किया है कि वो घटनास्थल पर मौजूद था। लवकुश की मां भी कह रही है कि वो पानी पिलाने गया हुआ था। अब बात यह है कि अगर घटनास्थल पर मौजूद था तो ये मान लिया जाए आरोपी पक्ष का कि इन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बच्ची के साथ, पीड़ित लड़की के साथ, तो फिर वो लोग थे कौन जिन्होंने जबरदस्ती की? चूड़ियां कैसे टूटी? घटनास्थल पर चूड़ियां टूटी हुई कैसे मिली? देखिए विकास जी, सबसे पहले एक चीज साफ कर दूं कि जो घटनास्थल है और जो संदीप के घर की दूरी है वो तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी होगी। तो किसी समय पर वहां पर होना, खेत पर होना और घर पे होना, ये बड़ा जो है एक तरीके से डाइसी है। और यही जो SIT के लिए या आगे चलकर CBI के लिए यही सब साबित करना थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल टावर लोकेशंस मिलेंगी आगे जाकर वो भी कहीं ना कहीं मामले को और ज्यादा पेचीदा करेंगी, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। रही बात इस बात की कि संदीप ने जो कल चिट्ठी में लिखा है, संदीप ने चिट्ठी में ये लिखा है साफ तौर पर कि मैं लड़की से मिला था उस दिन, लेकिन घटनास्थल पर जब लड़की का भाई आ गया तो मैं अपने घर की तरफ आ गया था, अपने घर आकर जानवरों को पानी पिला रहा था। खेत से घर की दूरी महज 100-150 मीटर की दूरी है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं इन तमाम वर्जन्स में, चाहे वो कोई भी हो, गांव का प्रधान हो, गांव के लोग हों या फिर लवकुश की मां हो। हालांकि हाँ, पानी पिलाने वाली जो बात है वो लवकुश की मां ने साफ तौर पर ABP न्यूज को बताया है कि लवकुश और उसकी मां दोनों के दोनों चारा काट रहे थे पड़ोस वाले खेत में, और इसीलिए लवकुश की मां ये दावा कर रही है कि मेरा बेटा मेरे साथ में चारा काट रहा था, हम दोनों दराती से चारा काट रहे थे। उसके बाद में जब छोटू नाम का एक लड़का जो है वो उधर से आता है, उसने आकर उनको ये जानकारी दी कि इस तरीके से जो लड़की है और पीड़िता और उसकी मां, उनके साथ इस तरीके की कुछ घटना हुई है। तो मैं उनके घर वालों को, परिवार वालों को बुलाने जा रहा हूं। इसी दौरान बाद में जाकर फिर लवकुश की मां जो है, तमाम जब गांव के 2-3 लोग और आ गए उनके साथ वहां पर पहुंची, ये बकौल लवकुश की मां है। और फिर उन्होंने अपने बेटे से, लवकुश से, वहीं पर सबके सामने ये कहा कि पास के खेत में पानी चल रहा है, तुम वहां से पॉलिथीन में पानी भर कर लाओ। तब लवकुश गया, पानी लेकर आया और लाकर पीड़िता की मां के हाथ में पानी दिया, जिसको फिर पीड़िता को पिलाया गया। जी रक्षित, मनोज, सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे खुफिया कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है उसमें पीड़िता का मेडिकल करने वाली जो डॉक्टर है वो साफ तौर पर कह रही है कि पीड़िता के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। क्या मतलब है इसका? क्या वो बॉडी लैंग्वेज ये साफ तौर पर बता रही है कि पीड़िता के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है? जी बिल्कुल, डॉक्टर साफ तौर पर यही कहना चाहती हैं। जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसमें डॉक्टर साफ यही कहना चाहते हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अगर हम पीड़िता के पहले बयान की अगर बात करें, जो 14 तारीख का बयान है, उसमें भी वो साफ तौर पर यह कह रही है, अपने बयान में खास तौर पर यह कह रही है कि जबरदस्ती नहीं करने दी इसलिए संदीप ने उसके साथ ऐसे किया। सिर्फ पहला बयान ही नहीं, उसका दूसरा बयान जो 14 तारीख का ही है वो भी जिला अस्पताल हाथरस का है, उसमें साफ हिंदी में उसने ये बोला है कि जबरदस्ती नहीं करने दी इसलिए संदीप ने ऐसा किया। और जो तीसरा बयान सामने आया जो खुद CO ने लिया, उसके अंदर संदीप का नाम तो साथ ही लिया गया, उसके अलावा रवि का नाम भी पीड़िता ने लिया है। और वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो माना जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर। फिलहाल मामले की जांच SIT कर रही है। तमाम रोज इस मामले के अंदर आरोप लगते जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष जो है आरोपियों पक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगा रहा है और आरोपी पक्ष जो है पीड़ित पक्ष के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है। जब इस मामले की जांच पूरी हो जाएगी तब पूरा सच सामने आ पाएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला था क्या।
जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप मनोज कि पीड़िता जो है वो बार बार वीडियो में यही कहती नजर आ रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ जोर और जबरदस्ती हुई है। आपको बता दें कि हाथरस की पुलिस ने पीड़ित लड़की को बचाने के मामले में शुरू से ही बड़ी लापरवाही की थी। विकास जी हाँ, बिल्कुल। वारदात के दिन से ही पुलिस ने इस मामले को बेहद संवेदनशीलता से नहीं लिया और इसी वजह से पीड़ित के साथ दिखाई जाने जो चीजें हैं वो एबीपी न्यूज के कैमरे में, खुफिया कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस ने ये बात कबूल की है कि पीड़ित को वारदात के बाद अकेला छोड़ दिया गया था। जी हाँ, जो मामला मेडिको लीगल केस था उसमें पुलिस ने पीड़िता को खुद ले जाने के बजाय उसके घर वालों के साथ हाथरस से मेडिकल के लिए अलीगढ़ भेज दिया। वेरी शॉकिंग। जिस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हुई, जिस लड़की को जान से मारने की कोशिश हुई, जो लड़की जघन्य वारदात के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई, उस लड़की को वारदात के बाद हाथरस की पुलिस ने अपने ही हाल पर छोड़ दिया था, जबकि तब भी उसकी जान को खतरा था। इस बात का खुलासा हुआ एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में। एबीपी न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर जब इस बात का पता लगाने के लिए चंदवा थाने पहुंचे तो 14 सितंबर की वारदात के दिन उस लड़की को अलीगढ़ के अस्पताल रेफर किया गया। उस दिन उसके साथ कौन कौन था? हमारे रिपोर्टर ने यह सवाल इसी थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी नेहा से किया। उससे जो पता चला उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अलीगढ़ यहाँ से कोई नहीं गया? मेरी रवानगी नहीं। जी? इनकी रवानगी नहीं हुई थी क्या? नहीं। और उस पेशेंट के साथ कौन गया? कोई नहीं गया। कोई नहीं गया? अलीगढ़ कोई नहीं गया? अकेले लेके गए उसके घर वाले? हाँ, हमने उन लोगों से कहा था तो उन लोगों ने अपने वो ड्राइवर सेल्फ थी, उनको ही परिवार को ही देते हैं, उनकी फैमिली वाले सब लोग साथ में थे। तो फिर उन्होंने ये कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे चाचा हैं, मैं अपना अच्छा सा इलाज कराऊंगा। तो मैंने अपने सर को बता दिया कॉल करके, तो सर ने हमसे कहा तुम आ जाओ। अच्छा, उस दिन कौन थानेदार साहब? इंस्पेक्टर सर को बताया था। थानेदारी हुई, उन्होंने आपको वापस बुला लिया? हमने जब उनको ये बात बताई तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ। सुना आपने, हाथरस की पुलिस ने कितनी बड़ी लापरवाही की। जिस मामले में लड़की से जोर जबरदस्ती की गई, जिस मामले में लड़की को जान से मारने की कोशिश की गई थी, उस मामले में पीड़िता के साथ हाथरस से अलीगढ़ के करीब 35 से 40 किलोमीटर के रास्ते में कोई पुलिस वाला साथ नहीं था। अलीगढ़ कोई नहीं गया? अकेले लेके गए उसके घर वाले? हाँ, हमने उन लोगों से कहा था तो उन लोगों ने अपने वो ड्राइवर सेल्फ थी, उनको ही परिवार को ही देते हैं, उनकी फैमिली वाले सब लोग साथ में थे। तो फिर उन्होंने ये कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे चाचा हैं, मैं अपना अच्छा सा इलाज कराऊंगा। तो मैंने अपने सर को बता दिया कॉल करके, तो सर ने हमसे कहा तुम आ जाओ। अच्छा, उस दिन कौन थानेदार साहब? इंस्पेक्टर सर को बताया था। थानेदारी हुई, उन्होंने आपको वापस बुला लिया? हमने जब उनको ये बात बताई तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ। जी हाँ, हाथरस की पुलिस ने निर्भया केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई सभी गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया, जबकि उस दिन लड़की को बहुत बड़ा शारीरिक और मानसिक आघात लगा था। लड़की की हालत बहुत नाजुक थी। इस बात की तस्दीक हाथरस जिला अस्पताल के सीएमएस ने भी एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में की। 14 तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़की यहाँ पर आई थी, तो वो थोड़ा सा जानना चाह रहे क्या सिचुएशन थी उस वक्त, क्या हुआ था? वो डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी, डॉक्टर रमेश बाबू। अच्छा। हाँ जी जी। वो ड्यूटी पर थे। हाँ हाँ। और इसके बारे में जो कि उन्होंने जो देखा वो ही बता सकते इसके बारे में। आपको इन्फॉर्म किया होगा, आपसे कुछ नहीं उस समय तक मामला तो पकड़ा था नहीं, जैसे रूटीन आता से आया था और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसको तुरंत अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया गया था।
यहाँ कितनी देर रुकी थी? मैं कहता रहा हूँ ना इसके बारे में, मतलब डॉक्टर साहब ने उसको फर्स्ट एड देने के लिए आधा घंटा रुकी हो 5 घंटा रुकी हो, अंदाज में नहीं कर सकता जब तक में लिखा हुआ, ठीक है ना। उसको गंभीरता को देखते हुए, उसकी हालत को ज़्यादा खराब देखते हुए कि वो हमसे बात नहीं कर रही थी, इसने मेरे को जानकारी जैसे आया, अभी भी उन्होंने SIT के सामने अपने बयान दिए हैं, तो हाँ उसकी हालत खराब थी। हाथरस से अलीगढ़ जाते वक्त पीड़िता को अपने ही हाल पर छोड़कर पुलिस ने सबसे बड़ी लापरवाही की है, वो भी ऐसे मौके पर जबकि उसकी जान को खतरा बना हुआ था। लेकिन पुलिस ने लापरवाही सिर्फ यही नहीं की, उसने मौकाए वारदात पर सबूत जुटाने में भी कोताही की। घटना स्थल पर सबसे पहले जाने वाली महिला कांस्टेबल रुचि से जब ABP न्यूज के अंडरकवर रिपोर्टर ने पूछा तो पता चला कि लड़की की चप्पल वहीं पड़ी रह गई। घटनास्थल पर ऐसा कुछ मिला नहीं, वहाँ पे लड़की की चप्पल वगैरह पड़ी हुई थी, ऐसा कुछ। तो न लड़की के साथ कोई पुलिस वाला अलीगढ़ तक गया, न मौकाए वारदात से सबूत जुटाने में उसने दिलचस्पी दिखाई। जिस पुलिस को कानून के साथ खड़ा होना था, उस पुलिस ने इस मामले में कानून की धज्जियां उड़ा ली। तो आपने देखा कितना बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा खुद चंदवा थाने की नेहा कांस्टेबल ने किया है। नेहा ने कहा जो कांस्टेबल थी और पीड़ित के साथ हाथरस मेडिकल कॉलेज गई थी, हाथरस के अस्पताल गई थी इलाज कराने। जब अस्पताल ने पीड़ित लड़की को अलीगढ़ के लिए रेफर किया तो कोई भी पुलिसकर्मी उनके साथ नहीं गया, जबकि बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश हुई थी, बच्ची को मारने की कोशिश हुई थी, जान का खतरा था। बिल्कुल, और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पुलिस ने इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लिया हुआ है। बिल्कुल, और अब सवाल आता है कि क्या कानून, पुलिस को कानून की परिभाषा नहीं मालूम है या वो कोई ढोंग कर रही है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी बने हुए मनोज वर्मा और रक्षित सिंह,